प्रोफेसर लिनन रॉबिन्स जो था हमारा मॉडर्न इकोनॉमिक्स का जो टाइम पीरियड था, अगर अभी आपको प्रोफेसर रॉबिन्स और लिनन का भी अगर आपको नहीं पता तो इंशाल्लाह ताला इसको भी आज ही के हमारे डे में हिस्ट्री ऑफ इकोनॉमिक्स में जब हमने डिस्कस करना है तो उसमें इंशाल्लाह इन सारे हमने स्कूल ऑफ थॉट्स को डिस्कस करेंगे भी। तो रॉबिन्स ने जो हमारी मॉडर्न थॉट जो थी हमारे पास, उस थॉट में उसने क्या कहा था कि हमारी इकोनॉमिक्स क्या कहती है, हमारे पास रिसोर्सेज की कंस्ट्रेन है। रिसोर्सेज हमारे पास क्या है, लिमिटेड है, लेकिन हमारी जो बॉन्ड्स हैं वो अनलिमिटेड है। और असल में इसी के अंदर हम एक प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं कि हाउ टू ओवरकम द अनलिमिटेड बॉन्ड्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। क्या हम अपनी अनलिमिटेड बॉन्ड्स को लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ किस तरह से कर सकते हैं, इसको कवर अप कर सकते हैं। हमारी डिस्कशन रॉबिन्स ने इसके ऊपर की थी। बहरहाल अभी रॉबिन्स के टॉपिक पे जब हम जाएंगे तो हम और ज्यादा डिस्कस करेंगे। अभी फिलहाल अब जो इस टॉपिक को मैंने उसके साथ डिस्कस करने के लिए क्यों डिस्कस किया, मेन पॉइंट इज दिस कि हमारे इस टॉपिक के अंदर हम डिस्कस ये करने जा रहे हैं कि अगर हमारे पास इनकम की कंस्ट्रेन है और इनकम कंस्ट्रेन होने की वजह से अगर हम दो कमोडिटीज के ऊपर पैसा खर्च करना चाहते हैं, ठीक है जी, दो कमोडिटीज के ऊपर हम क्या करना चाहते हैं, पैसा खर्च करना चाहते हैं। तो एक मिनट होल्ड कीजिएगा, थोड़ा सा कैमरा प्रॉब्लम कर रहा है, मैं उसको करेक्ट कर। वापस आते हैं। रॉबिन्स की डेफिनेशन से हमने एक पॉइंट उठाया कि रिसोर्सेज हमारे पास लिमिटेड हैं और हमारे जो बॉन्ड्स हैं अनलिमिटेड। हाउ टू कंप्लीट द अनलिमिटेड बॉन्ड्स विद द लिमिटेड रिसोर्सेज। अब असल में यही एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम है जो रॉबिन्स ने हाईलाइट की थी और रॉबिन्स ने कहा था कि हमारी इकोनॉमिक्स इसी को कहते हैं। लेकिन अभी रॉबिन के टॉपिक पे जाते हैं तो डिटेल डिस्कस करेंगे इस चीज को। बट अब मैं पॉइंट पे आता हूँ, इंडिफरेंस कर्व के अंदर कंज्यूमर बिहेवियर के अंदर ये टॉपिक आता है। कंज्यूमर बिहेवियर क्या कहता है कि इंडिफरेंस कर्व एक ऐसा कर्व है, कैसा कर्व के इफ आई वांट टू परचेज टू कमोडिटीज, मैं भी दो कमोडिटीज को परचेज करना चाहता हूं। अब इनकम की कंस्ट्रेन होने की वजह से मेरे पास ओपन ऑप्शन मौजूद नहीं है कि मैं दोनों प्रोडक्ट के अनलिमिटेड यूनिट्स परचेज कर सकूं। डेफिनेट सी बात है, इनकम कंस्ट्रेन होने की वजह से एक लिमिटेड लिमिट तक मैं क्या कर सकता हूं, परचेज कर सकता हूं दो कमोडिटीज के ऊपर। बात को रिपीट कर रहा हूं कि मैं एक लिमिट तक पैसे खर्च करके दो कमोडिटीज परचेज कर सकता हूं। ठीक हो गया। यानी कि मैं छोटी सी बात करता हूं जी, अब ध्यान से इस बात को देखिएगा मेरे साथ कि सपोज करते हैं जी यहाँ पर दो प्रोडक्ट्स हैं, एक प्रोडक्ट एक्स है और एक प्रोडक्ट वाई। अब मैं कहता हूं कि जी मैं अपने इनकम की कंस्ट्रेन को यूज करते हुए एक प्रोडक्ट एक्स की परचेज करता हूं और 15 यूनिट मैं वाई के परचेज करता हूं। एक यूनिट किसका, एक्स का, और 15 यूनिट किसके, वाई के परचेज करता हूं। लेकिन अगर मैं चाहता हूं कि मैं एक्स के 2 यूनिट परचेज करना चाहता हूं, अब इनकम की कंस्ट्रेन होने की वजह से डेफिनेट सी बात है मुझे इसमें से यूनिट को स्किप करना पड़ेगा, मुझे यहां से अपने यूनिट्स कम करके पैसे इस पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने पहले कहा कि हमारे रिसोर्सेज की कंस्ट्रेन है, पैसे हमारे पास थोड़े हैं। तो अब हम क्या कर सकते हैं कि एक यूनिट को स्किप करके दूसरे की तरफ मूव कर सकते हैं। इसका मतलब फिर मैं यहाँ पर 15 से कम करके अपने यूनिट्स कितने ले आता हूँ, 11 पर ले आता हूँ। फिर एक और कॉम्बिनेशन बनाता हूँ कि इफ आई वांट टू परचेज 3 यूनिट्स ऑफ एक्स, तो फिर मुझे क्या करना है, 8 यूनिट्स इसके परचेज करने हैं। इफ आई वांट टू परचेज 4 यूनिट्स, मैं इसके 4 यूनिट परचेज करना चाहता हूँ तो इसके 6 यूनिट्स। बेटा अजान हो रही है, सिर्फ 2 मिनट का वेट करते हैं, अजान के बाद इंशाल्लाह मजीद आगे कैरी करते हैं। चलिए जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वापस आते हैं अपने पॉइंट के ऊपर। हम बात यहाँ पर कर रहे थे कि एक कंज्यूमर अगर दो प्रोडक्ट के ऊपर पैसे खर्च करना चाहता है तो इनकम कंस्ट्रेन होने की वजह से वो अपनी उस लिमिटेड इनकम के साथ मल्टीपल कॉम्बिनेशंस बना सकता है उन दो प्रोडक्ट्स के ऊपर। पहला कॉम्बिनेशन ये कहता है कि 1 यूनिट ऑफ एक्स एंड 15 यूनिट्स ऑफ वाई ही कैन परचेज, दैट इज कॉल्ड हमारा कॉम्बिनेशन ए कह देते हैं या पेयर ए कहते हैं। कॉम्बिनेशन बी के ऊपर आते हैं, अगर वो एक्स के यूनिट्स इंक्रीज करना चाहता है तो ही हैव टू लूज सम यूनिट्स ऑफ वाई। अगर एक्स का 1 से 2 पे आता है तो उसको यहाँ पर 4 यूनिट इसके स्किप करने पड़ते हैं। इसी तरह से अगर मैं कहता हूँ जी प्रोडक्ट हम पेयर सी की तरफ जाते हैं, एक्स को मजीद इंक्रीज करना चाहता है यूनिट 3 की तरफ, तो वाई के 11 से किस पे आना चाहेगा, हमें 8 पे आना पड़ेगा। इसी तरह से हमारे पास कॉम्बिनेशन डी है, 3 से 4 पर आते हैं तो हमें 8 से 6 पे आना पड़ेगा। और एक लास्ट कॉम्बिनेशन ई बनाता हूँ कि इफ आई वांट टू परचेज 5 यूनिट्स ऑफ एक्स देन वी हैव टू कम ऑन द 5 यूनिट्स ऑफ वाई। तो ये हमारे पास एक कॉम्बिनेशंस बने
अब यहां पर अगर एक चीज मैं मेजर करता हूं, एक कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास MRS। MRS स्टैंड फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अब सब्स्टिट्यूशन का वर्ड यहां पर किस तरह से आया? सबसे पहली बात तो ये बताता चलो, ये दोनों प्रोडक्ट एक दूसरे के सब्स्टिट्यूट हैं। क्या हम क्या कर सकते हैं कि x से y को छोड़कर x से काम चला सकते हैं, या x को छोड़कर खाली y से काम चला सकते हैं, इसको सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट्स कहा जाता है। तो अब मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? मार्जिनल किससे कहा जाता है? कि हर एक यूनिट ऑफ x, अगर मैं कहता हूं कि जी मैंने x का एक यूनिट और गेन करना चाहा, तो x का एक यूनिट गेन करने के लिए मुझे इसके 4 यूनिट्स क्या करने पड़े? लेफ्ट करने पड़े। दैट इज कॉल्ड 1:4। ये क्या है? मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन है कि 1:4 आता है। फिर इसी तरह से अगर मैं कहता हूं जी मुझे 2 से 3 पे आना है, मुझे x का एक यूनिट अगर और गेन करना है, तो आई हैव टू लेफ्ट 3 यूनिट्स ऑफ y। मुझे 3 यूनिट्स y के क्या करने पड़ेंगे? लेफ्ट करने पड़ेंगे। इसी तरह से अगर मुझे 3 से 4 पर आना है, अगेन 1 यूनिट मुझे गेन करना है, तो मुझे y के 2 यूनिट्स लेफ्ट करने पड़ेंगे। और इसी तरह से फर्दर मोर अगर एक यूनिट गेन करना है तो मुझे एक यूनिट लेफ्ट करना पड़ेगा। दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ MRS। MRS स्टैंड्स फॉर मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। ठीक हो गया? ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन कैसे कहा जाता है? कि अगर एक कंज्यूमर किसी एक प्रोडक्ट के ऊपर अपने पैसे ज्यादा खर्च करना चाहता है, तो जो दूसरी प्रोडक्ट उसको स्किप करनी पड़ती है, उसको सब्स्टिट्यूशन की बेस के ऊपर पहली प्रोडक्ट के ऊपर अगर आना है, तो दूसरी प्रोडक्ट के जितने यूनिट्स उसको छोड़ने पड़ेंगे, दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। उसको हम क्या काम नाम देते हैं? MRS का नाम दिया जाता है। तो ये कॉन्सेप्ट है मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। अब अगर यहां पर देखें तो सब्स्टिट्यूशन रेट आपका डिक्रीज कर रहा है। पहले यूनिट के लिए आपको MRS कितना फेस करना पड़ा? 4 यूनिट स्किप करने पड़े। दूसरे के लिए आपको कितने स्किप करने पड़े? 3। तीसरे के लिए आपको कितने स्किप करने पड़े? 2। और चौथे यूनिट के लिए आपको कितने स्किप करने पड़े? 1। इसका मतलब आपका रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन जो है वो क्या कर रहा है? डिक्रीज करता चला जा रहा है। अब हम क्या करते हैं कि इन कॉम्बिनेशंस की बेस के ऊपर हम क्या बनाते हैं? हम एक कर्व बनाते हैं। इन कॉम्बिनेशंस की बेस पर हम क्या करते हैं? एक कर्व बनाते हैं। ठीक है जी। अब मैं यहाँ पर एक अगर डायग्राम ड्रॉ करता हूँ और मैं y एक्सिस के ऊपर कौन सी लेता हूँ जी? प्रोडक्ट y ले लेता हूँ, और x एक्सिस के ऊपर प्रोडक्ट x लेता हूँ, यानी कि इन दोनों से ये हम लोग क्या बनाते हैं? इनके कॉम्बिनेशंस। अब जरा बेटा टाइम की कंस्ट्रेन है, तो मैं यहाँ पर रफ स्केच बनाऊंगा। तो मेरा जो बनेगा ये कर्व बनेगा, ये उस कर्व की शेप होगी, और इस कर्व को हम लोग फिर क्या नाम दे देंगे? IC। IC स्टैंड फॉर इन डिफरेंस कर्व। असल में इसके ऊपर वो तमाम कॉम्बिनेशंस शो होंगे जो कॉम्बिनेशंस हमने बनाए हैं। ठीक हो गया जी? एक कॉम्बिनेशन ये होगा, एक ये होगा, एक ये होगा। और इसकी डेफिनेशन भी ये कहती है कि अगर हम उन तमाम कॉम्बिनेशंस को एक कर्व की शेप में आपस में कनेक्ट कर दें, तो जो कर्व हमारे पास आएगा दैट इज कॉल्ड इन डिफरेंस कर्व। अब असल में इस टॉपिक को डिस्कस करने की वजह आपके साथ ये थी कि एक तो रेट ऑफ MRS की बात थी हमारे पास, MRS था, और MRS आपको हमेशा डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहे हैं यहाँ पर, और उसी वजह से हमारे IC की जो शेप है दैट इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन। ये ओरिजिन की तरफ कन्वेक्स है। कन्वेक्स का मतलब होता है अंदर की तरफ इसका झुकाव है, और ये डाउनवर्ड स्लोपिंग है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये लेफ्ट टू राइट डाउनवर्ड स्लोप कर रहा है। क्यों स्लोप कर रहा है? क्योंकि x और y जिन दोनों का हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है, अकॉर्डिंग टू द स्टैटिस्टिकल जो हमारे इसके रूल्स हैं ग्राफ ड्रॉ करने के, कि अगर दो चीजों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन होता है तो हमेशा ग्राफ डाउनवर्ड स्लोप शो करता है ट्रेंड अपना। अब नेगेटिव रिलेशन का मतलब मैं x को इंक्रीज कर रहा हूं तो मुझे y डिक्रीज करना पड़ रहा है। इसका मतलब दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये मेरे पास एक कौन सा कर्व आता है? IC का कर्व है। इसको हमने क्या नाम दे दिया? इन डिफरेंस कर्व का नाम दे दिया यहाँ पर। अब असल में जो आगे मेन पॉइंट अब मैं डिस्कस करने जा रहा हूं दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ द IC। IC की प्रॉपर्टीज की हम बात करते हैं। पहली प्रॉपर्टी तो इसकी यही मैंने आपको बताया कि नेगेटिव स्लोप करता है। नंबर 1 ये क्या करता है बेटा जी? नेगेटिव स्लोप। और इसके नेगेटिव स्लोप करने के पीछे रीजन क्या है? कि दो प्रोडक्ट्स जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं उन दोनों के दरमियान नेगेटिव रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है, कि एक प्रोडक्ट को गेन करने के लिए दूसरे को गिव अप करना पड़ रहा है, और इसी वजह से हमारे पास क्या है? ये हमारे पास नेगेटिव स्लोप में आता है, नेगेटिव डाउनवर्ड स्लोपिंग में चला जाता है। चलो की बात MRS की बात करते हैं। नंबर 2 अगर हमने इस प्रॉपर्टी पढ़ी कि ये क्या है बेटा जी? ये कन्वेक्स टू रीजन है। कन्वेक्स का मतलब होता है इसका झुकाव किसकी तरफ है? खिंचाव ओरिजिन की तरफ इसका खिंचाव है, और इसकी वजह डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ MRS। इसकी रीजन क्या है? डिक्रीजिंग ट्रेंड ऑफ MRS इसकी रीजन है मेन, जो हम लोगों ने इसमें ये डिस्कस कर लिया। ये इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। ठीक हो गया? उसके बाद आगे चलते हैं। अगली प्रॉपर्टी हमें क्या करती है कि अगर मैं कहूं कि जी मेरे पास इनकम इंक्रीज कर जाए,
और इनकम इंक्रीज करने से डेफिनेट सी बात है मैं दोनों प्रोडक्ट की क्या करूंगा, डिमांड इंक्रीज कर दूं। मेरे पास पैसे अगर पॉकेट में ज्यादा हैं तो मैं वाई भी ज्यादा परचेज कर सकता हूँ, एक्स भी ज्यादा परचेज कर सकता हूँ। इसका मतलब फिर मुझे एक नए कॉम्बिनेशन ड्रॉ करने पड़ेंगे। तो जितनी मेरी इनकम हायर होती जाएगी, मेरा आईसी कर्व भी क्या होगा, आगे अपवर्ड स्लोप करता जाएगा और अलग अलग आईसी होंगे। हायर आईसी शो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, क्योंकि जब इनकम बढ़ गई, ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करूंगा तो सेटिस्फेक्शन लेवल भी ज्यादा होगा। तो मेरे आईसी भी क्या होंगे, अपवर्ड मूव करते जाएंगे। जितने ज्यादा इनकम, जितनी ज्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, उतने ज्यादा आईसी मेरे ड्रॉ होते जाएंगे। ठीक हो गया जी? अब मैं यहां पर लिख देता हूं हायर आईसी हायर सेटिस्फेक्शन, ये सारी हमारी इसकी प्रॉपर्टीज चल रही हैं। चौथी प्रॉपर्टी में आते हैं तो हम ये कहते हैं कि आईसी क्या करता है जी, डज नॉट टच एक्सेस। ठीक है जी, एक्सिस को टच नहीं करता। एक्सिस को टच करने का मतलब क्या है, अगर मैं यहां पर एक रफ स्केच की डायग्राम बनाता हूं, हमारा कभी भी आईसी कर्व ना तो वाई एक्सिस को टच करेगा और ना ही एक्स एक्सिस को टच करेगा। उसकी वजह, अगर ये वाई एक्सिस को टच कर जाता है तो इसका मतलब वाई तो इस पॉइंट पर आ गया लेकिन एक्स यहां पर जीरो हो गया, और अगर ये एक्स एक्सिस को टच करता है तो इसका मतलब एक्स यहां तक चला गया, वाई यहां पर जीरो हो गया। क्लियर होगी बात? इसका मतलब हमने जो कॉम्बिनेशंस बनाए ही ऐसे हैं कि एटलीस्ट कम से कम एक यूनिट ऑफ एक्स लाजमी है और कुछ यूनिट्स ऑफ वाई है। यानी कि कभी भी हमने ऐसी अजम्पशन नहीं ली इसके अंदर कि हम सारे पैसे एक प्रोडक्ट के ऊपर नहीं लगाना चाहते, हम दोनों प्रोडक्ट परचेज करना चाहते हैं। इस वजह से हमारा आईसी कभी भी किसी एक्सिस को टच नहीं करेगा। तो इन केस अगर वो एमसीक्यूज में आपको ये प्रॉपर्टी देता है कि आईसी टच टू द एक्सिस, और अगर ट्रू फॉल्स के सेंस में वो आपसे पूछ सकता है तो यू कैन से दिस का ये फॉल्स है, क्योंकि आईसी कभी भी एक्सिस को टच नहीं कर सकता। और उसके पीछे रीजन क्या है कि हमने दो प्रोडक्ट के ऊपर काम करना है, सिंगल प्रोडक्ट के ऊपर काम नहीं करना हम लोगों ने। क्लियर हो गई बात जी? उसके बाद नंबर 5 अपॉर्चुनिटी, टू आईसी नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। अब अगर मैं दो आईसी बनाना चाहता हूं, दो इंडिफरेंस कर्व, अभी मैंने आपके साथ यहां पर डिस्कस किया कि दो कर्व तभी बनेंगे कि अगर उनका लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन ज्यादा है क्योंकि उसमें इनकम ज्यादा थी हमारे पास, एक का लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन कम है क्योंकि हमारे पास इनकम कम है। तो जब मैं दो आईसी ड्रॉ करूंगा तो कभी भी दो आईसी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगे, एक दूसरे को कट नहीं करेंगे। उसकी वजह, क्योंकि अभी हमने एक प्रॉपर्टी पढ़ी है कि हायर आईसी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन, तो जिसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी वो आईसी हमेशा लोअर वाले आईसी से ऊपर ही ड्रॉप होगा। आपस में इंटरसेक्ट करने का मतलब है कि इसका मतलब जो हायर आईसी था उसकी हायर सेटिस्फेक्शन एक पॉइंट पर जाकर लोअर से भी नीचे चलेगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। सेटिस्फेक्शन लेवल कांस्टेंट रहता है तमाम पॉइंट्स के ऊपर। तो जब तमाम पॉइंट्स पे कांस्टेंट रहेगा तो कम इनकम के ऊपर सारे पॉइंट्स कम पॉसिबिलिटी के होंगे और हायर आईसी के ऊपर सारे पॉइंट्स हायर पॉसिबिलिटी के ऊपर होंगे। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है कि दो आईसी कभी भी आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते। नंबर 6, आईसी डज नॉट कॉनकेव टू ओरिजिन। ये ओरिजिन से कनकेव नहीं होता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कनकेव? कनकेव का मतलब है ये इस तरह से नहीं होता कभी भी। आईसी हमेशा डाउनवर्ड स्लोप करता है, कन्वेक्स होता है। इस तरह का आईसी शो करने का मतलब है कि यहां पर ये चीज, ये डिक्रीजिंग एमआरएस शो नहीं कर रहा, ये एमआरएस का ट्रेंड गलत शो कर रहा है। हमने जो पढ़ा, एमआरएस का ट्रेंड डिक्रीजिंग होने की वजह से हमेशा आईसी का क्या बनता है, कॉन्वेक्स बनता है, कभी भी कॉनकेव नहीं हो सकता आईसी हमारे पास। क्लियर हो गई ये वाली बात? भी बड़ी क्लियर सी बात थी। ठीक हो गया जी? और आईसी कभी भी नॉट अ स्ट्रेट लाइन। ठीक है जी? यहां पर अगली प्रॉपर्टी, आईसी डज नॉट अ स्ट्रेट लाइन। क्योंकि अगर आईसी स्ट्रेट लाइन में बनता है तो स्ट्रेट लाइन का बनने का मतलब है उसमें डिक्रीजिंग ट्रेंड नहीं है। फिर हम क्या करेंगे, इक्वल चल रहे हैं। इक्वल चलने का मतलब ये है कि एमआरएस गलत हो जाएगा, क्योंकि हमारा आईसी का कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एमआरएस आपको क्या शो करेगा, डिक्रीजिंग ट्रेंड। ये बेसिक थीम है हमारे पूरे इस टॉपिक का, एमआरएस जो है। तो एमआरएस अगर हमारा डिक्रीजिंग ट्रेंड शो कर रहा है तो कभी भी आईसी हमारी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं हो सकती, ये स्ट्रेट लाइन नहीं होगा। ठीक है जी? इसी तरह से अगली प्रॉपर्टी, आईसी डज नॉट अपवर्ड स्लोपिंग। आईसी कभी भी अपवर्ड स्लोप नहीं करेगा। अपवर्ड स्लोप करने का मतलब क्या है, यहां पर एक और रफ डायग्राम ड्रॉ करता हूं कि आईसी कभी भी इस तरह से नहीं जाएगा, क्योंकि इस तरह की डायग्राम हमेशा तब बनती है जब दो प्रोडक्ट्स के दरमियान पॉजिटिव रिलेशन हो। तो पॉजिटिव रिलेशन तो यहाँ पे है ही नहीं। हमने तो पहले कहा कि दोनों प्रोडक्ट में कौन सा रिलेशन है, नेगेटिव। पॉजिटिव रिलेशन तो वहां बन सकता है कि अगर हमारे पास अनलिमिटेड इनकम है, हम जितने मर्जी यूनिट्स एक्स के चाहे परचेज कर सकते हैं, जितने मर्जी यूनिट्स चाहे वाई के परचेज कर सकते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में ऐसा पॉसिबल नहीं है। हर पर्सन की इनकम की एक कंस्ट्रेन होती है, तो इसका मतलब आईसी कभी भी अपवर्ड स्लोपिंग की तरफ नहीं जा सकता। क्लियर होगी बात?
कि कभी भी अपवर्ड स्लोप नहीं करता, आईसी हमेशा क्या करता है, एक जगह पर कांस्टेंट रहता है। क्लियर होगी बात? मतलब अगली बात करते हैं, आईसी डज नॉट कांस्टेंट ऑन सिंगल पॉइंट। ठीक है जी, आईसी कभी भी एक पॉइंट पर कांस्टेंट नहीं होता। लाइक अगर मैं कह दूं कि आईसी मेरा बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन है, वर्टिकल लाइन में आ जाए, या आईसी मेरा बिल्कुल किस तरह हो जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन में चला जाए, हॉरिजॉन्टल लाइन में भी नहीं हो सकता। उसकी वजह क्योंकि हॉरिजॉन्टल का ट्रेंड ये शो कर रहा है कि एक प्रोडक्ट अपनी जगह पर स्टक है और इधर हम इसको इंक्रीज करते जा रहे हैं। तो इंक्रीज तो तभी कर सकेंगे अगर इनकम हमारे पास बहुत ज्यादा हो, कि हमने एक को स्टक कर दिया और उसके और खरीदते जा रहे हैं। हमने तो पहले कहा कि अगर और खरीदना है तो दूसरे को छोड़ना पड़ेगा। इसी तरह से अगर मैं अपवर्ड ट्रेंड शो करना चाहता हूं तो ये कभी भी पॉसिबल नहीं है कि एक्स एक जगह पर स्टक हो जाए और वाई इंक्रीज करता चला जाए, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। ठीक हो गया? इसका मतलब फिर ये दोनों एक्सेस कभी भी आपस में शो नहीं कर सकते। क्लियर होगी बात? तो ये हमारे पास मेजर कुछ प्रॉपर्टीज थी आईसी की जो हमने यहाँ पर डिस्कस कर ली। तो इन आईसीज की प्रॉपर्टीज को भी याद रखिएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट बिहाइंड दैट जो मैंने आपके साथ शेयर किया वो आपको बता चुका हूं कि आईसी का कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो कमोडिटीज के ऊपर आपने पैसे इस तरह से आपने इनकम को एडजस्ट करना है कि अगर आप एक कमोडिटी के और यूनिट परचेज करना चाहते हैं तो यू हैव टू गिव अप द अदर यूनिट्स। आपको दूसरी कमोडिटी के यूनिट्स गिव अप करने पड़ेंगे और जितने यूनिट्स आप गिव अप कर रहे हैं दैट इज कॉल्ड मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन हमेशा हर अगले यूनिट के साथ डिक्रीजिंग ट्रेंड शो करता है, जिस वजह से हमारा आईसी कर्व जो बनेगा वो फ्रॉम लेफ्ट टू राइटवर्ड कन्वेक्स टू ओरिजिन एक डाउनवर्ड स्लोप शो करेगा। और इसी को असल में हम क्या नाम देते हैं, इंडिफरेंस कर्व का नाम देते हैं। और मल्टीपल हमने यहाँ पर क्या यूज की है, इसकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया। तो ये हमारे पास एक मेजर टॉपिक था आईसी का। तो कंज्यूमर बिहेवियर की डिस्कशन हमारी यहाँ पर खत्म हो गई। अब आइए इतने पोर्शन के ऊपर हम अपना एक क्वेश्चन सेशन कैरी करते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद आगे हम